नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। इंदौर टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 109 रन बनाकर हुई ढेर। मैथ्यू कोनेमैन ने झटके 5 विकेट। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की सधी हुई शुरुआत। भारत के रविचंद्रन अश्विन बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में पहुंचे शीर्ष पर। रैंकिंग्स के शीर्ष पर जेम्स एंडरसन का वर्चस्व हुआ समाप्त। मिस्र में आयोजित आईटीटीएफ पैरा ओपन 2023 में भारतीय टीम ने 14 पदक के साथ अपना अभियान किया समाप्त। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। राफेल नडाल बाएं कूल्हे की चोट के कारण इंडियन वेल्स हार्डकोर टूर्नामेंट से हुए बाहर। चोट के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से कोर्ट से दूर है राफेल नडाल। और एफए कप के 5वें दौर में आज रात मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना वेस्ट हैम यूनाइटेड से। जबरदस्त फॉर्म में चल रही मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर जीत का सिलसिला जारी रखने पर। खबर विस्तार से। आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा मैच इंदौर में शुरू हुआ। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट खोकर 154 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन ने 96 रन जोड़े। लाबुशेन को 31 के स्कोर पर बोल्ड कर इस साझेदारी को भी रविंद्र जडेजा ने तोड़ा। उस्मान ख्वाजा भी 60 रन बनाकर जडेजा का ही शिकार बने। स्टीवन स्मिथ 26 रन बनाकर जडेजा की ही गेंद पर आउट हुए। इससे पहले भारतीय टीम की पहली पारी सिर्फ 109 रन पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा। वे 12 रन बनाकर कोनेमैन की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल भी 21 रन बनाकर कोनेमैन का ही शिकार बने। चेतेश्वर पुजारा 1 रन बनाकर लियो की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और भारतीय टीम 33.2 ओवर में 109 रन बनाकर ढेर हो गई। विराट कोहली ने टीम के लिए सर्वाधिक 22 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू कोनेमैन ने 5 और नेथन लियो ने 3 विकेट लिए। इस मैच के लिए भारतीय टीम में 2 बदलाव हैं। केएल राहुल और मोहम्मद शामी को बाहर किया गया है। वहीं शुभमन गिल और उमेश यादव को मौका दिया गया है। पहले 2 टेस्ट जीतकर भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से आगे है। और इस मैच पर और बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह जी। नारायण, आज इंदौर टेस्ट के पहले दिन की अगर बात करें तो भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। 109 रन पर ढेर हो गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया को अगर देखें, एक सदी हुई शुरुआत कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की। इस वक्त 52 ओवर में 4 विकेट पर 154 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। 45 रन की बढ़त है ऑस्ट्रेलिया के पास। जी बिल्कुल, एक बेहतरीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर खेली गई। जिस तरह से पिछले 2 मैच वो हार चुके थे, एक नए माइंडसेट और जो लंबा गैप मिला दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के बीच, उसका उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। एक नई सोच के साथ यहाँ आए। अगर आप पिछले मैचों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे माइंडसेट से खेल रहे थे। अधिकतर अगर देखेंगे बॉल वो एक स्वीप शॉट ज़्यादा मार रहे थे। यहाँ पर आज वो देखने को नहीं मिला। ना वो जल्दीबाजी में लगे और अपना टाइम लिया। और अभी भी देखें तो अभी तक उनकी पारी में सिर्फ 9 चौके लगे हैं और सिंगल्स पे ज़्यादा रिलाई किया और जिसका उन्हें भरपूर फ़ायदा मिला इस इनिंग्स में। और
इंडिया के अगर बात करें तो कुछ उनके अगेंस्ट में गए, जैसे कि अगर डीआरएस की बात करें तो डीआरएस काफ़ी गलत हुए, और जब उनको डीआरएस लेना चाहिए था, जब अश्विन ने एलबीडब्ल्यू किया तो वो डीआरएस लिया नहीं, इस तरह अपने रिव्यूज़ भी गंवा दिए। और कहीं ना कहीं और जो जडेजा जिस तरह से इस पारी में उन्होंने विकेट तो लिए, लेकिन जिस तरह से मानस लबुशान का जो उनको विकेट मिला नो बॉल में, तो वो भी कहीं ना कहीं वो गलतियां थी। अब उन गलतियों को उन पर रोक लगानी होगी, उनको दोहराना नहीं होगा। इस सीरीज में रवींद्र जडेजा का वो तीसरी बार ऐसा था कि उन्होंने नो बॉल में विकेट लिया, तो इस तरह की जो गलतियां की भारत ने, उसको यहाँ पर दोहराने की ज़रूरत नहीं। और जब एक छोटा टोटल बोर्ड पे आप लगाते हो 109 पे भारतीय टीम आउट हो गई, उसके बाद जो एक डेस्परेशन दिखा भारतीय टीम में कि जल्दी विकेट लेने का, क्योंकि नया बॉल ठोस होता है कि जल्दी जल्दी विकेट मिले, तो उसके कारण एक जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उससे कुछ वो दूर लगे। लेकिन जैसे ही अब एक बार फिर विकेट मिलने शुरू हो गए, लग रहा है कि भारत मैच में वापसी कर रहा है। जी बिल्कुल नारायण, भारतीय पारी की अगर बात करें तो सारे जो विकेट हैं वो स्पिनर्स को मिले। एक वक्त था जब भारतीय बल्लेबाज स्पिन को खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते थे। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जिसके लिए जाने जाते थे भारतीय बल्लेबाज, स्पिन के खिलाफ लड़खड़ाते नजर आते हैं। आज एक बार फिर वही देखने को मिला कि सभी विकेट ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने लिए। किसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर भारत आकर भारत के सभी विकेट लेने में कामयाब रहेंगे? जी बिल्कुल, एक चेंज ऑफ अप्रोच दिखा है यहाँ पर। अगर पिछले 2 मैच भी आप उठा के देख लीजिए, भारत ने जीत हासिल की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिखा गया कि मतलब भारत तो टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया। उसके बाद हमारे टेल एंडर्स, जो उनको टेल एंडर्स कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली, अगर उसको लोअर मिडिल ऑर्डर कहें तो ये बेहतर होगा। तो लोअर मिडिल ऑर्डर ने या लोअर ऑर्डर ने हमारी जिस तरह की बल्लेबाजी की, वो मैच वहाँ पर उन्होंने बचाए और तारीफ करनी होगी। पहला टेस्ट मैच टॉड मर्फी अपना 5 विकेट हॉल लिया, और यहाँ पर जिस तरह से मैट कोनामैन छा गए, 5 विकेट का हॉल लिया अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में। अगर 3 हफ्ते पहले की बात करें, जब नागपुर में टेस्ट मैच चल रहा था, तो वो ऑस्ट्रेलिया में शीफील्ड शील्ड का मैच खेल रहे थे, और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो लगभग 3 हफ्ते के बाद इंडिया के खिलाफ भारत में ही 5 विकेट का हॉल ले रहे हो। तारीफ करनी होगी। ज़्यादा अगर देखेंगे तो कोनामैन की ज़्यादा वैरायटी नहीं है उनकी बॉलिंग में, और जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनमें उन्होंने बॉलिंग की परिस्थितियों को समझते हुए विकेट से असिस्ट मिल रहा था, और उसी तरह उन्होंने राइट एरियाज में बॉल डाली हैं, और कहीं ना कहीं उसका उनको फ़ायदा मिला है। और जिस तरह से भारत को ऑल आउट करने में उनका अहम रोल रहा है। और नेथन लायन की भी तारीफ करनी होगी, जिस दूसरे छोर से जो उन्होंने मदद की। तो एक कह सकते हैं इन जो ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स थे उनकी तारीफ करनी होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का क्वालिफिकेशन स्पॉट जो है वो भी दांव पर लगा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बदली हुई रणनीति के साथ उतरा है, खिलाड़ियों को गंवाने के बाद भी एक जीत का जज्बा जिसके लिए जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया हमेशा से, वो आज इस टीम में देखने को मिल रहा है। तो जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का क्वालिफिकेशन स्पॉट है, उसे कितना बड़ा मोटिवेशन मानते हैं इस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए? जी, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अपने आप में जो एक सर्वश्रेष्ठ फॉर्म होता है, और जिस तरह से कि कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच था, जो 1 रन से न्यूजीलैंड ने जीता, कितना उसके जो रोमांच की एक चरम सीमा थी वो। और टेस्ट मैच को ऐसे ही मैच जिंदा रखते हैं, और कहीं ना कहीं वही अप्रोच एक लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शुरू में कुछ जल्दीबाजी में लग रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये नहीं दिखाया। और उस लिहाज से, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिहाज से करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, एक मोटिवेशन रहता है टेस्ट क्रिकेट का। और यहाँ पर भारत की बात करें तो लगभग अगर वो 3-0 से अगर सीरीज जीत जाते हैं, अगर ये मैच वो जीत जाते हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। उनको फिर दूसरे जो परिणाम होंगे, जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जो सीरीज़ होगी मार्च में, जो कि श्रीलंका को न्यूजीलैंड में जाके खेलना है, वहाँ उनको 2-0 से जीतना पड़ेगा। तो अगर वो जीतते हैं तो भारत के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को श्रीलंका द्वारा न्यूजीलैंड में ही हराना एक मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन कुल
कुल मिलाकर बात करें, ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर जीतता है तो भारत को अगले मैच का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि अहमदाबाद में खेलना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैच बाकी है, तो भारत की टीम में पूरा पोटेंशियल है। जिस तरह की अगर वो दूसरे पारी में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उस जी। पर पूरा फोकस होगा। और लेकिन अभी भी मैच ऐसा नहीं कि भारत की पकड़ से चला गया है। पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह के हमारे भारतीय बल्लेबाज हैं मैच में बने रहने की। जी बिल्कुल नारायण, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम यहां से शानदार वापसी करे इस मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर टेस्ट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में अश्विन ने 6 विकेट हासिल किए थे और ये जो प्रदर्शन था उसकी बदौलत वे रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंच गए। भारत के रविचंद्रन अश्विन दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में अश्विन शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही टेस्ट रैंकिंग्स के शीर्ष पर जेम्स एंडरसन का वर्चस्व समाप्त हुआ। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत की शानदार जीत में अश्विन की अहम भूमिका रही थी। अश्विन ने उस मैच में 6 विकेट लिए थे। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर अश्विन रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। जेम्स एंडरसन दूसरे स्थान पर आ गए हैं। वेलिंगटन टेस्ट में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा था। 36 वर्षीय अश्विन टेस्ट रैंकिंग्स के शीर्ष पर पहली बार 2015 में पहुंचे थे। उसके बाद वे कई बार आईसीसी रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने। दिल्ली टेस्ट में भारत की शानदार जीत में अश्विन ने 6 विकेट लिए थे। उन्होंने पहली पारी के एक ही ओवर में मार्नस लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ को आउट किया था। वहीं एलेक्स कैरी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा था। अश्विन ने दूसरी पारी में भी शीर्ष 5 में से 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी 2 टेस्ट और बाकी हैं। ऐसे में अश्विन के पास इन 2 टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन कर टेस्ट रैंकिंग्स के शीर्ष पर लंबे समय तक बने रहने का मौका है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इस साल के अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए दुबई टेनिस चैंपियनशिप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। रूस के डेनिल मेदवेदेव और पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने भी दुबई में जीत के साथ शुरुआत की है। वहीं राफेल नडाल ने अगले महीने होने वाले इंडियन वेल्स टूर्नामेंट से चोट के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज किया है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने के बाद पहला मुकाबला खेल रहे जोकोविच को पहले दौर में जीत हासिल करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जोकोविच ने चेक गणराज्य के थॉमस माचेक को 3 सेट तक चले मुकाबले में 6-3, 3-6, 7-6 से शिकस्त दी। जोकोविच ने हाल ही में सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड को तोड़ा था। 5 बार के दुबई ओपन चैंपियन जोकोविच का सामना अगले दौर में नीदरलैंड के टेलोन ग्रिक्सपूर से होगा। राफेल नडाल बाएं कुल्हे की चोट के कारण इंडियन वेल्स हार्डकोर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। चोट के कारण वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से कोर्ट से दूर हैं। 36 वर्षीय नडाल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनाल्ड के खिलाफ मिली हार के दौरान चोट लग गई थी। इंडियन वेल्स में नडाल पिछले साल उप विजेता रहे थे। उन्होंने साल 2007, 2009 और 2013 में यहां पर खिताब जीत हासिल की थी। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकश ने भी दुबई टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में जगह बना ली है। 5वीं वरीयता प्राप्त हरकश ने पहले दौर के मुकाबले में रूस के अलेक्जेंडर शेवचेंको को हराने में सफलता पाई। पोलिश खिलाड़ी को मुकाबले को जीतने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने पहला सेट 3-6 से गंवाने के बाद वापसी की और अगले दोनों सेट जीतकर 3-6, 6-3, 7-6 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अंतिम 16 में ह्यूबर्ट का सामना पावेल कोटोव से होगा। तीसरी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव ने भी दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आसान जीत के साथ शुरुआत की। शानदार फॉर्म में चल रहे मेदवेदेव ने पहले दौर के मुकाबले में इटली के मैटियो अर्नाल्डी को सीधे सेट में 6-4, 6-2 से हराया। इस जीत के साथ मेदवेदेव का इस साल जीत का सिलसिला 10 मैचों का हो गया है। उन्होंने हाल ही में रोटरडैम और दोहा ओपन के रूप में 2 खिताब जीते हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रड ने मैक्सिको ओपन टेनिस के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है।
रूड ने अर्जेंटीना के गुइडो एड्रोजी को 6-4, 4-6, 7-6 से हराने में सफलता पाई। तीसरी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने भी कड़े संघर्ष के बाद मैक्सिको ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। अमेरिका के फ्रिट्ज ने अपने ही देश के जॉन इस्नर को 3-6, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल जगत की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। हॉकी इंडिया ने डेविड जॉन, विजय करियप्पा और शिवेंद्र सिंह को अंतरिम कोच नियुक्त किया है। इन तीनों का हॉकी से पुराना नाता रहा है। डेविड जॉन ने हॉकी इंडिया के लिए उच्च प्रदर्शन निदेशक के रूप में कार्य किया है, जबकि शिवेंद्र सिंह भारतीय पुरुषों की सीनियर टीम के लिए एक फॉरवर्ड के रूप में खेल चुके हैं। वहीं विजय करियप्पा पहले जूनियर भारतीय हॉकी टीम को कोचिंग दे चुके हैं। गौरतलब है कि FIH हॉकी विश्व कप के बाद ग्राहम रीड ने देश के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। मिस्र में आयोजित ITTF पैरा ओपन 2023 में भारतीय टीम ने 14 पदकों के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। महिला युगल मुकाबले में भाविना और सोनलबेन की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया, जबकि मिश्रित युगल स्पर्धा में भाविना और जसवंत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मिश्रित युगल में ही सोनलबेन और रमेश भाई ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। टीम इंडिया ए ने स्नूकर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड ए को 4-3 के अंतर से मात दी। भारत की तरफ से खेल रही अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए 12 बार के विश्व चैंपियन रेयाने इवांस और मौजूदा विश्व नंबर 4 रेबेका केना पर जीत हासिल की। कैनेडियन टेनिस खिलाड़ी फेलिक्स ऑगर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में जगह बना ली है। 22 वर्षीय फेलिक्स ने टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के मैक्सिमे क्रेसी को 7-6, 3-6, 6-3 के अंतर से हराया। दूसरे दौर में फेलिक्स का सामना इटली के 27 वर्षीय लोरेंजो सोनेगो के साथ होगा। कतर फुटबॉल संघ ने घोषणा की है कि साल 2023 AFC एशियन कप 12 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। कतर फुटबॉल संघ ने AFC एशियन कप की स्थानीय आयोजन समिति की स्थापना की भी घोषणा की। LOC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। 2023 AFC एशियन कप 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। FA कप के 5वें दौर के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रिस्टल सिटी को 3-0 से हरा दिया। मंगलवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने शुरू से ही विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखा। मुकाबले के 7वें मिनट में मैन सिटी की तरफ से फिल फोडन ने पहला गोल दागा। इसके बाद मैन सिटी की तरफ से फोडन ने ही दूसरा गोल दागकर टीम को 2-0 से बढ़त दिला दी। इस मैच का तीसरा गोल भी मैन सिटी की तरफ से ही आया, जब दूसरे हाफ के आखिरी में केविन डी ब्रूने ने तीसरा गोल दागकर स्कोर 3-0 पहुंचा दिया। FA कप के 5वें दौर के ही एक अन्य मुकाबले में फुलहैम ने लीड्स यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में फुलहैम को पहली सफलता पहले हाफ के 21वें मिनट में मिली, जब जियाओ पालिना ने पहला गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद दूसरा गोल फुलहैम के लिए सोलोमोन ने 56वें मिनट में दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि लीड्स यूनाइटेड पूरे मैच के दौरान गोल की तलाश में रही, लेकिन वो हार के अंतर को भी कम न कर सकी। FA कप के 5वें दौर में आज रात मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना वेस्ट हैम यूनाइटेड से होगा। रविवार को EFL कप का खिताब जीतने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। मार्च में मैनचेस्टर यूनाइटेड को कई अहम मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में वो वेस्ट हैम के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करके अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहेंगे। शानदार फॉर्म में चल रही मैनचेस्टर यूनाइटेड आज शाम जब FA कप के 5वें दौर के मुकाबले के लिए वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, तो उसका इरादा जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। मैन यू ने रविवार को EFL कप के रूप में 6 साल बाद खिताबी जीत हासिल की थी। ऐसे में टीम की कोशिश इस शानदार फॉर्म को बनाए रखने की होगी। इस सत्र में मैन यू की फॉर्म अब तक काबिले तारीफ रही है। टीम प्रीमियर लीग में तीसरे स्थान पर मजबूती के साथ बनी हुई है। टीम के मैनेजर एरिक टेन हैग आज होने वाले मुकाबले को कठिन मानते हैं और उनका कहना है कि खिलाड़ियों को रविवार की जीत को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। खिलाड़ी अब तक इस खिताबी जीत से उबर नहीं पाए हैं। अब तक वो जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि कल से हम एक बार फिर काम पर लौट आए हैं। हमारा अभ्यास शस्त्र काफी अच्छा रहा और हम हर हाल में जीत हासिल करना चाहेंगे।
मैनचेस्टर यूनाइटेड भले ही सत्र के बीच में अच्छी स्थिति में नजर आ रही हो, लेकिन नए मैनेजर के साथ टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम को शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। एरिक टेन हैग की माने तो हार से भी टीम को सीखने को मिलता है और इसका फायदा टीम को मिला है। पिछले क्लब के साथ मिले अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि नई जगह पर थोड़ा समय लगता है। हर समय आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलता। सत्र की शुरुआत में जब सही नतीजे नहीं आ रहे थे तो मैं परेशान नहीं था। मुझे पता था कि ये आपकी तैयारियों का एक हिस्सा है। हार से आपको अपनी कमजोरियों के बारे में पता चलता है। जब आप हारते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो जाता है कि क्या अवसर है, क्या कमी है। मार्च का महीना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में टीम को कई अहम मुकाबले खेलने हैं। रविवार को टीम को जहां प्रीमियर लीग में लिवरपूल के खिलाफ खेलना है, वहीं अगले सप्ताह यूरोपा लीग में टीम का सामना पहले लेग में रियल बेटिस से होगा। मेरे ख्याल से हर मैच काफी महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी अच्छा है। टीम सही दृष्टिकोण के साथ हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मैच काफी बड़ा है। क्या आपको यूरोपा लीग में बार्सिलोना के खिलाफ मुकाबला बड़ा नहीं लगता था? वेस्ट हैम के खिलाफ मुकाबले के लिए एरिक टेन हैग टीम में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। फरवरी से एक भी मैच नहीं खेलने वाले मार्शियल इस मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं फरवरी में टीम के लिए सभी मैच खेलने वाले ल्यूक शॉ और फ्रेड को आराम दिया जा सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष नोएल ले ग्रेट ने मंगलवार को यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें जनवरी में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। फ्रांसीसी फुटबॉल महासंघ के प्रमुख नोएल ले ग्रेट ने उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी खेल मंत्रालय के ऑडिट ने ग्रेट के महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार को उजागर किया था और निष्कर्ष निकाला कि ले ग्रेट अब फ्रांस में खेल प्रशासन को प्रतिनिधित्व करने के लिए फिट नहीं है। वहीं ले ग्रेट ने अपनी अंतरिम कार्यकारी समिति की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया। हालांकि बैठक के बाद महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष फिलिप डायलो ने ले ग्रेट के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे जिन संस्थाओं में गए वहां उन्होंने बेहतरीन काम किया। यह फ्रेंच फुटबॉल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जो ले ग्रेट के एक बहुत ही गरिमापूर्ण बयान के साथ शुरू हुई। वह फ्रांसीसी फुटबॉल के प्रतिनिधियों में से एक हैं। मैं पेशेवर फुटबॉल लीग के माध्यम से यहाँ उनके पूरे करियर पर किंग मैप से फेडरेशन तक नहीं जाऊंगा। वे जहाँ भी गए, जिन संस्थानों की उन्होंने अगुवाई की, उन्हें सफलता मिली। फिलिप डायलो ने आगे कहा कि नोएल ले ग्रेट का फ्रांसीसी खेल के विकास में अहम योगदान रहा है। आज फेडरेशन उस सफलता का अनुभव कर रहा है जिससे आप परिचित हैं। 2018 में विश्व चैंपियन के खिताब के साथ कतर में फाइनल, जो मुझे अच्छा लगता है, लाखों फ्रांसीसी लोगों को रोमांचित करता है। और फिर महासंघ आर्थिक रूप से भी अच्छा कर रहा है, जो हमारे शौकिया फुटबॉल खिलाड़ियों को पहले फ्रांसीसी खेल अनुशासन के विकास को जारी रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधनों से लाभान्वित करने की अनुमति देता है। ले ग्रेट ने मंगलवार को अपने आखिरी कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। वहीं फ्रांसीसी फुटबॉल महासंघ ने मंत्रालय के ऑडिट की आलोचना की है, जिसमें कहा गया था कि ले ग्रेट अपने पद के लिए फिट नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पुर्तगाल के बीच प्रियाडो नाट पर विशाल लहरों के बीच रोमांचित कर देने वाली सर्फिंग की झलकियों के साथ। नमस्कार।